हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड इन जस्ट वन शॉट। ट्रस्ट मी गाइस, ये चैप्टर तो बहुत आसान है, लेकिन आने वाले फिजिक्स के सभी चैप्टर्स आपको बहुत ज्यादा आसान लगने वाले हैं, क्योंकि हम इस चैनल पे कवर करेंगे हर एक चैप्टर को, वो भी बहुत ही ज्यादा आसान भाषा में। आपको एक एक चीज बहुत आसानी से समझ में आएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि फिजिक्स में कभी किसी को प्रॉब्लम होती होगी। हाँ जी, तो इस चैनल पे आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा हर एक चैप्टर का डिटेल्ड वन शॉट। आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, एक्चुअल में आपका सिलेबस जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इस चैनल पे आपको डिटेल्ड वन शॉट के अलावा हम हर एक टॉपिक की इंडिविजुअल शॉर्ट क्लिप्स भी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप जो बच्चे डिटेल वन शॉट नहीं देखना चाहते हैं वो शॉर्ट क्लिप्स के थ्रू भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो मैं आपको इस चैनल पे ट्रिक्स वगैरह भी प्रोवाइड कराऊंगा, इसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स पीडीएफ वगैरह भी अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर अवेलेबल सबसे आसान भाषा में नोट्स आपको मिल जाए, तो इसके लिए आपको आपका और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अभिषेक साहू सर फिजिक्स, इसको ज्वाइन करना होगा। इसकी जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन कई बार टेलीग्राम की जो लिंक है ये एक्सपायर हो जाती है, काम नहीं करती, तो आप टेलीग्राम पर जाएंगे और डायरेक्टली नाम से सर्च करेंगे अभिषेक साहू सर फिजिक्स, इसको ज्वाइन करें। ऑलरेडी इस पर 95,000 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, कनेक्टेड हैं, तो आप क्यों पीछे रह रहे हो। आप भी जरूर से ज्वाइन करो और इन बच्चों के साथ आप भी जो है जुड़ जाओ, और आपको यहां पर अर्ली एक्सेस मिल जाती है अपडेट्स की, है ना। आपको पीडीएफ शॉर्ट नोट्स वगैरह यहां पे मिल जाते हैं, और जो कुछ भी चैनल पे चलता रहता है वो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही बच्चों को मिलता है। ओके, तो लास्ट ईयर भी आपके जो 11th क्लास के बच्चे थे जो अब 12th में आ गए हैं, ये यहां पर कनेक्टेड है। अब बारी है आपकी, और आपके भी बहुत सारे साथी ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं, तो जरूर से इस पे जाओ और टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स को ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो बिल्कुल आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमें पढ़ना है साइंस। फिजिकल वर्ल्ड में इस चैप्टर में जो पहली हेडिंग है एनसीईआरटी में, दैट इज साइंस। भाई एक्चुअल में साइंस क्या होती है ना, क्योंकि अब हम जानते हैं जो हमारे सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे के सारे क्या है, ये साइंस स्ट्रीम्स के ही तो पार्ट है। मतलब साइंस स्ट्रीम्स में तो आते ही हैं, साइंस की तो ब्रांचेस हैं। तो एक्चुअल में साइंस क्या है, एक्चुअल में साइंस क्या है। देखो, साइंस का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, किसी भी चीज का व्यवस्थित ज्ञान, सिस्टमैटिक नॉलेज किसी भी चीज की अगर हमारे पास है तो हम उसको साइंस बोल सकते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे आसपास कोई भी फेनोमेना हो रहा है, जैसे हम सभी जानते हैं कि सन के अराउंड बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं ये रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, ये मुझे नॉलेज है। ठीक, अब अगर मैं कहूं कैसे वो चक्कर लगा रहे हैं, क्या कारण है, कौन से फोर्सेस वहां पे एक्ट कर रहे हैं, हाँ, क्या होगा अगर वो फोर्स ना लगे, इन सारी चीजों की डिटेल में अगर मुझे जानकारी, एक सिस्टमैटिक चीजों में मुझे अगर पता है, तो मैं कहूंगा कि भाई ये एक्चुअल में क्या है, ये साइंस है। क्या है, साइंस है। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान के चलो आप सभी को पता है कि कई बार बारिश के मौसम में इस तरीके से बिजली जो है ये गिरती है। ठीक, अब ये बिजली गिर रही है, सबको पता है, सबको दिखाई पड़ रहा है, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि एक्चुअल में बिजली कैसे गिर रही है, ये लाइटनिंग एक्चुअल में क्यों हो रही है, तो आप कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये जो नॉलेज आपके पास है वही तो है साइंस, वही तो है साइंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं क्या होता है एक्चुअल में, कि जैसे जो पानी जो होता है, जो वाटर जो होता है, ये एवेपोरेट होकर के जब अर्थ से ऊपर उठता है, तो जैसे ही आप ऊपर जाते हैं थोड़ी एक सर्टेन हाइट के बाद, आप देखते हैं कि जो टेम्परेचर जो होता है ये 1 डिग्री सेल्सियस फॉल करने लगता है, 1 डिग्री सेल्सियस फॉल करने लगता है। तो मतलब टेम्परेचर इस वाटर वेपर का कम होगा। तो धीरे धीरे जैसे आप बादलों तक जाते हैं तो बादलों में ठंडक होती है ना। तो जब आप बादलों तक जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि इन बादलों में काफी सारे आइस फ्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं, आइस फ्लेक्स, आइस के छोटे छोटे टुकड़े। जब ये आइस फ्लेक्स आपस में रगड़ते हैं, जब ये आइस फ्लेक्स आपस में फ्रिक्शन करते हैं, तो यहां पर एक चार्ज इकट्ठा हो जाता है। क्या इकट्ठा हो जाता है, चार्ज इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि क्लाउड्स में नीचे की ओर मान के चलिए आ गया नेगेटिव चार्ज और ऊपर की साइड आ गया पॉजिटिव चार्ज।
ऑल्दो आपको ये सारी चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी क्योंकि ये आप आगे पढ़ेंगे, बहुत आगे पढ़ेंगे, क्लास 12th में आप इस चीज को पढ़ेंगे। लेकिन चलो मैंने आपको एक तरीका बताया कि वाटर वेपर यहां से ऊपर गए, वाटर वेपर जो है यहां से ऊपर गई, ठंडी होते होते ये वहां पर ऊपर जाते जाते क्लाउड्स में ये आइस प्लेक बन गई। अब इसके बाद क्या होगा, ये यहां पर नेगेटिव चार्जेस मतलब काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इकट्ठे हो जाएंगे। जब यहां पर जो है काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके पर हम अभी नहीं जाएंगे। तो चलो मैं आपसे आसान भाषा में कह देता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, देन अर्थ की ओर ट्रांसफर होंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन रास्ते में आते हुए आपस में एक दूसरे टकराएंगे तो यहां पर जो है ये लाइटनिंग होगी। क्या होगी? लाइटनिंग होगी, बिजली चमकेगी। ठीक है, क्या होगा? लाइटनिंग होगी और ये बिजली चमकती हुई हमें दिखाई पड़ेगी। फिर हमने और पढ़ा कि भाई एक्चुअल में ये लाइटनिंग जो बिजली जो चमक रही है इसमें क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्जेस। फिर हमने और इसकी स्टडी करी, बहुत बढ़िया से स्टडी करी, तो हमने देखा कि अगर हम चाहते हैं कि अपने घरों को बिजली से बचा लें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घरों में अर्थिंग करनी पड़ेगी, या घरों के ऊपर छतों पे बड़ी बड़ी जो मल्टी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें क्या लगाना पड़ेगा? लाइटनिंग कंडक्टर लगाना पड़ेगा। लाइटनिंग कंडक्टर लगाना पड़ेगा ताकि जो चार्जेस आए वो इसी कंडक्टर पे गिरें और उसके बाद ये जो सारे के सारे चार्जेस हैं ये अर्थ में ट्रांसफर हो जाए। तो अगर मतलब एक नॉर्मल सी बात क्या है कि भाई बिजली गिर रही है, ये मुझे दिखाई पड़ रही है, और साइंस क्या है कि एक्चुअल में ये ऊपर कैसे वाटर वेपर पहुंचे, फिर ऊपर जो है इस तरह से आइस प्लेक्स बन गए, उसके बाद फिर क्लाउड्स में आपस में आइस प्लेक्स जो है ये इनमें फ्रिक्शन हुआ, क्लाउड्स में चार्जेस इकट्ठे हो गए, फिर वही चार्जेस अर्थ पे ट्रांसफर हो गए। तो आप ये देखिए, चार्जेस अर्थ पे इसलिए ट्रांसफर होते हैं क्योंकि अर्थ में भी यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, डेवलप हो जाता है, फिर ये अट्रैक्शन के कारण नेगेटिव चार्जेस नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो आप ये समझिए, तो ये पूरा, और फिर चार्जेस से कैसे बचाया जाए, इन सारी चीजों का एक सिस्टमैटिक नॉलेज होना ही तो साइंस है। क्लियर हो रही है ना चीजें? तो साइंस क्या है एक्चुअल में? साइंस है सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग दैट वी सी ऑल अराउंड अस, ठीक है, इन दिस यूनिवर्स। ठीक नाउ, अब मान के चलो कि हम जानते हैं भाई एयर है, हवा है, एयर की कॉम्पोजिशन क्या है? एयर की कॉम्पोजिशन क्या है? तो आपको पता है कि एयर की कॉम्पोजिशन नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.9%, दैट मींस अप्रॉक्स 21% है, बाकी की अदर गैसेस हैं। तो इन सारी चीजों की इकट्ठी स्टडी करना भी या कहें कि सिस्टमैटिक नॉलेज होना भी क्या है? साइंस है। हाँ, आपको पता है कि भाई एक्चुअल में ऑक्सीजन किस तरह, ये एयर के अंदर अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की जो है स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे बॉन्ड बन रही है, तो किसी भी चीज की सिस्टमैटिक नॉलेज होना ही क्या है? एक्चुअल में साइंस है। फिर साइंस की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, मतलब ब्रांचेस हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है फिजिक्स के बारे में। तो भाई एक्चुअल में फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स साइंस की ब्रांच है। लेकिन वैसे फिजिक्स क्या होती है? तो देखो, नेचर में जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो कुछ भी हमारे चारों ओर हो रहा है, वो सब कुछ ही फिजिक्स है। जैसे आप भले ही रोड पे चल रहे हैं तो यहां फिजिक्स लग रही है, आप रोड पे चल रहे हैं तो वहां भी फिजिक्स लग रही है, और एरोप्लेन उड़ रहा है, ये टेक ऑफ कर रहा है या लैंडिंग कर रहा है या हवा में ही है, तो यहां भी फिजिक्स लग रही है। आप गिटार बजा रहे हैं, वहां भी फिजिक्स लग रही है, और आप सुन रहे हैं तो यहां भी फिजिक्स लग रही है। तो इसका मतलब यह है कि आप मतलब कुछ भी करें, जैसे मैं इस पे लिख रहा हूं तो यहां भी फिजिक्स लग रही है, आपको दिख रहा है यहां भी फिजिक्स लग रही है ना? आपने सुना है ना ये सारी चीजें। एक्चुअल में तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स नेचर में होने वाले सभी फेनोमेनाज, फिजिक्स का मतलब भी होता है प्रकृति, नेचर, है ना? तो फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें नेचर में होने वाले सभी फेनोमेनाज, सभी लॉज की हम स्टडी करते हैं। मतलब हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है, हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब की स्टडी करना ही फिजिक्स है। मुझे दिखाई पड़ रहा है, कैसे दिख रहा है, ये इमेज मेरी आंखों में मतलब ब्रेन में कैसे बन रही होगी, ये सारी चीजें क्या है? ये सब ही फिजिक्स है। ठीक है, तो एक्चुअल में फिजिक्स अगर मैं एक वर्ड में समराइज करूं, एक सेंटेंस में, तो क्या बोलूंगा कि फिजिक्स डील करती है सभी मतलब नेचर में होने वाले सभी फेनोमेना, सभी प्रोसेसेस के साथ, और ये प्रोसेस या कहूं कि नेचर के जो नियम है उनसे रिलेटेड है फिजिक्स, या कहूं उनकी स्टडी है फिजिक्स। जैसे कि दिन और रात कैसे हो रहे हैं, बारिश कैसी हो रही है, रेनबो कैसे बन रहा है, मुझे दिखाई कैसे पड़ रहा है, मेरी आवाज रिकॉर्ड कैसे हो रही है, मोबाइल कैसे काम कर रहा है, टेलीविजन कैसे काम कर रही है, मैं नाचता कैसे हूं, मैं ऊपर उछलूंगा कैसे, मैं जंप कैसे करूंगा, मैं चलूंगा कैसे, ये हर एक जगह पे क्या लग रही है? फिजिक्स लग रही है।
ठीक है, तो अभी हम इन सभी चीजों को समझेंगे धीरे धीरे करके। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज साइंटिफिक मेथड। अभी समझिए साइंटिफिक मेथड क्या होता है। फॉर एग्जांपल कि मैं किसी फील्ड में रिसर्च कर रहा हूं, या मान के चलो मैं किसी नेचुरल फेनोमेना को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। हाँ, तो भाई मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके पीछे का रीजन लॉजिक बताऊंगा। हो सकता है मुझे, मेरा मन है कि भाई मैंने और स्टडी करी, मैं उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देना चाहता हूं। हाँ, मैं बताना चाहता हूं कि भाई उसका टाइम पीरियड कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, या इस फेनोमेना पर बेस्ड अगला फेनोमेना क्या हो सकता है। तो अगर मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं तो मुझे एक अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, एक सही अप्रोच को फॉलो करना चाहिए कि पहले मुझे ये करना चाहिए, उसके बाद मुझे ये करना चाहिए, उसके बाद मुझे ये करना चाहिए। अगर मैं ऐसा करता हूं तो कम टाइम में ही कम से कम गलती करते हुए मैं अपने सही रिजल्ट पर पहुंच सकता हूं, है ना। अदरवाइज क्या होगा कि आपने पहले इसकी जगह ये कर लिया, अब बाद में आया कि भाई अगर कोई बताने वाला होता तो मैं पहले ये नहीं फिर पहले ये करता। कई बार ऐसा हमारे साथ होता है ना, तो बस वही चीज है। तो इसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जो हमें बताती है कि भाई जब आप किसी भी लॉ को स्टडी कर रहे हैं, जब आप किसी फेनोमेना को स्टडी कर रहे हैं, तो भाई आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो देखो क्या लिखा है, द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज्ड बाय साइंटिस्ट इन स्टडिंग नेचुरल फेनोमेना एंड एस्टैब्लिशिंग लॉ व्हिच गवर्न दीज मेथड्स। ठीक है, नाउ अभी समझिए जरा। तो इसमें के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला काम होता है कि जब हम किसी चीज को कर रहे हैं तो हम क्या करें, उसका एक्सपेरिमेंट करें। क्या करें? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक, नाउ तो एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहला काम हमारा यह है कि एक्सपेरिमेंट करें और उसके लार्ज नंबर ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ले लें। ऑब्जर्वेशन का मतलब है जैसे मान के चलिए कि डेटा कलेक्ट करना। तो सबसे पहले जैसे मान के चलो ये नन्हे मुन्ने साइंटिस्ट हैं, अब ये स्टडी कर रहे हैं, जैसे मान के चलो ग्रेविटी पे। इन्होंने क्या करा, एक बॉल को ड्रॉप करा, एट द सेम टाइम इन्होंने फैदर पंख को ड्रॉप करा। तो वो क्या देखते हैं कि भाई ये बॉल पहले गिर गई, ये फैदर बाद में गिर गया। एक्चुअल में आइडियल कंडीशन में आप सभी जानते हैं इन वैक्यूम दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे, लेकिन ये स्टडी कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनको नहीं पता। तो अभी ये क्या करेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आ रहा है उसको ये कई बार इसको जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये कई बार ऑब्जर्वेशन करेंगे, उस डेटा को कलेक्ट करेंगे। देखो ये क्या कर रहा है, ये डेटा कलेक्ट कर रहा है, ये लिख रहा है या ये लिख रही है कि भाई ये एक्चुअल में यहाँ पर क्या क्या जो है डेटा आया, कितने सेकंड में बॉल गिर रही है, कितना इन दोनों के बीच में टाइम लग रह गया। तो पहला काम क्या है? पहला काम है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करना, और वो जो एक्सपेरिमेंट आपने करा उसकी कई सारी ऑब्जर्वेशंस ले लेना, क्योंकि एक डेटा में तो काम भी नहीं चलेगा, कई सारी वैल्यूज आप यहाँ पे लेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, दूसरा काम क्या है, स्टडीइंग दीज ऑब्जर्वेशंस। और अब हम क्या करेंगे कि भाई इन ऑब्जर्वेशन को स्टडी करेंगे, ये जो डेटा, ये जो वैल्यूज हमने यहां से कलेक्ट करी हैं इनको स्टडी करेंगे और इनके पीछे के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजन को जानने, मतलब इनके पीछे का जो रीजन है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ध्यान में रखते हुए। ठीक, नाउ इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, जो भी हमने रीजन को जाना समझा उसके बेसिस पर अगर हम इसका कोई मैथमेटिकल मॉडल देना चाहते हैं, कोई फॉर्मूला, कोई इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो वो फिर हम कर सकते हैं। और जब हमने ये सारे स्टेप्स कर दिए तो क्योंकि जब हम किसी चीज को स्टडी कर लेते हैं बढ़िया से, तो हो सकता है हमें समझ में आ जाए, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, अगर हमने उसको बढ़िया से स्टडी कर दिया तो हम उसके बेसिस पर और भी सारे फेनोमेना को प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, है ना। तो इसी तरीके से कहा जा रहा है कि जब आपने कोई मैथमेटिकल मॉडल दे दिया, अब इसके बाद क्या है कि अगर इस मॉडल पर बेस्ड कोई नया फेनोमेना हो सकता है तो आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई इस पर बेस्ड ये चीजें भी हो सकती हैं। इसके अलावा क्या है कि देखो थ्योरी है, अभी हमारे पास कुछ एविडेंसेस होंगे, हो सकता है कल को हमारे पास और एविडेंसेस आ जाएं, तो उस थ्योरी में अगर कोई बदलाव करने की जरूरत है तो हम उस थ्योरी में देन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 स्टेप है। पहला काम है कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशन करना और उनको जो भी हमें डेटा मिल रहा है, जो भी वैल्यूज मिल रहे हैं उसको नोट डाउन कर लेना, मतलब टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा काम है कि इन ऑब्जर्वेशंस की स्टडी करना और उनके पीछे के रीजन को जानना। उसके बाद क्या है, मैथमेटिकल मॉडल तैयार करना, जैसे कि फॉर्मूला, इक्वेशन हो गया, प्रिडिक्टिंग न्यू फेनोमेना, इस पर बेस कोई नया फेनोमेना अगर हो सकता है तो हमें वो प्रिडिक्ट करना है। और उसके बाद आखिरी है, जब हमें नए एविडेंसेस मिलेंगे तो हम इस थ्योरी में मॉडिफिकेशन कर सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज
बेसिक क्वेस्ट ऑफ फिजिक्स, या फिर मैं कहूं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। जो हमारी फिजिक्स है ना, आज जो भी फिजिक्स की बुक है वो इतनी सी है। अगर ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करा जाता तो फिजिक्स की जो बुक है वो इतने के बजाय इतनी इतनी मोटी होती और हम उनको नहीं पढ़ पाते, है ना। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट बस ये चाहते हैं कि फिजिक्स में ये दो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करा जाए। पहला क्या है, यूनिफिकेशन, और दूसरा क्या है, रिडक्शनिज्म। अभी हम दोनों को लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। देखो यूनिफिकेशन क्या होता है। यूनिफिकेशन का मतलब है यूनिफाई करना, या कहूं यूनाइट करना, या कहूं एक करना। क्या करना, एक करना। यूनिटी समझते हैं ना, यूनिटी का मतलब होता है एकता। तो यूनिफिकेशन का मतलब है कि इस दुनिया में बहुत सारे फेनोमेनाज हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा फेनोमेनाज को कम से कम मतलब एक लॉ की हेल्प से अगर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या एक्सप्लेन कर सकें, इसी क्वेस्ट को, इसी चाहत को हम कहते हैं यूनिफिकेशन। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप यहां पे देखिए कि ये रॉकेट उड़ रहा है, या कहूं रॉकेट लॉन्च हुआ, तो रॉकेट ने क्या करा, नीचे गैसेस को छोड़ा, नीचे गैसेस को, हीट को इसने छोड़ा, और इन्हीं गैसेस के थ्रस्ट के रिजल्टेंट ये रॉकेट ऊपर जा पाया। तो यहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके अलावा आप ये देखिए, यहां पर आप ये चीज समझते हैं कि ये स्विमर है। जब स्विमर पानी को पीछे ये पुश करेगा या फेंकेगा, तब पानी उसको आगे पुश करेगा, है ना। तो यहां पर भी क्या लग रहा है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहां पे लगा, नीचे क्या हुआ, एक्शन बाय रॉकेट, ठीक है, और ऊपर क्या हुआ, इस रॉकेट पर रिएक्शन। क्लियर है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग गया। यहां भी न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। ये इस व्यक्ति का एक्शन है और ये पानी के द्वारा लगाया गया इस पे रिएक्शन है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। इसके बाद देखो, अगर कोई भी चीज, जैसे मान के चलो ये बुक रखी है इस पे, तो इस बुक पे नीचे की साइड इस बुक का वेट लग रहा है, ठीक, और इस टेबल ने क्या करा, बदले में जस्ट ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट इस पे अपवार्ड फोर्स लगाया, इसीलिए बुक अपनी ही जगह पे रखी रह गई। अदरवाइज क्या होता, अगर सिर्फ वेट इस पे लगता नीचे की साइड, तो ये तो सिर्फ नीचे की साइड ही चली जाती ना, फिर तो टेबल नीचे को झुक जाती। लेकिन क्या हो रहा है, टेबल नीचे को नहीं झुक रही, बदले में इसने क्या करा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा दिया। तो यहां पर भी न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नाउ इसके बाद आप ये देखिए, अगर मान के चलो आपको ऊपर चढ़ना है, अगर आपको रस्सी से ऊपर चढ़ना है, तो रस्सी को जब नीचे खींचेंगे तो रस्सी पे आप ऊपर चढ़ सकते हैं। तो यहां भी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हो गया। आपको चलना है अगर आपको चलना है आगे, तो क्या होगा, तो आपने पैरों से जमीन को पीछे पुश करेंगे, तब जमीन आपको आगे पुश करेगी। ऐसे होता है, जमीन को पीछे पुश करो, जमीन मतलब अर्थ आपको आगे पुश करेगी। तो आपने देखा कि बहुत सारे, और ऐसा एक दो चार नहीं, बहुत सारे फेनोमेना है जिनको आप न्यूटन के थर्ड लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। तो आप समझिए कि फेनोमेना तो बहुत सारे हो गए, लेकिन आपने क्या करा, एक सिंगल लॉ की हेल्प से उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी को आपने बोला कि भाई यही है यूनिफिकेशन। इसी तरीके से आप ग्रेविटेशन से भी बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, जैसे कि सारे के सारे प्लेनेट हैं वो सन के अराउंड जो चक्कर लगा रहे हैं, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और आप ये देख रहे हैं कि भाई जो कोई भी चीज नीचे अगर गिर रही है तो वो भी क्यों है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। हम नीचे गिरते हैं, हमारी जो स्पीड है वो लगातार बढ़ती है, वो भी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण है। तो आप ये देख रहे हैं कि आप बहुत सारे फेनोमेना को एक सिंगल नियम से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इसी को हमने बोला यूनिफिकेशन। तो आप यहां पर देखिए, यूनिफिकेशन क्या है, इट इज अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन मैक्सिमम फेनोमेना विद सिंगल लॉ। बताइए जरा, समझ में आया। नेक्स्ट है रिडक्शनिज्म। अब रिडक्शनिज्म का जो मीनिंग है वो है रिड्यूस करने से। रिडक्शनिज्म मीन्स टू रिड्यूस, कम करना। जैसे मान के चलिए, आप अगर किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को या बड़ी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आप इकट्ठी बड़ी प्रॉब्लम को समझेंगे, आपको समझ में नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसको तोड़ेंगे, कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और उसके छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक करेंगे। आप अगर छोटे पार्ट को एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो उसी छोटे पार्ट से आप बड़े प्रॉब्लम को या बड़े पार्ट को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं रिडक्शनिज्म। क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब है टू रिड्यूस, कम करना। बड़ी चीज को
एक्सप्लेन नहीं करना है, छोटी चीज को एक्सप्लेन करो और उस छोटी चीज से बड़ी चीज अपने आप एक्सप्लेन हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान के चलो ये यहां पर हम पानी को हीट कर रहे हैं। अभी क्या है, मान के चलते हैं कि ये थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो अभी ये आप यहां से इसको हीट दे रहे हैं, ये पानी गर्म होगा, यहां पर जो है वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यहां पे वेपराइजेशन होगा, ठीक। अभी समझिए, तो अगर मैं इस पूरे फेनोमेना को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ये समझाना चाहता हूं कि भाई यहां पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको समझने के लिए मुझे कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना समझना है कि मॉलिक्यूल्स का मोशन कैसे होता है, बस वो कैसे भाग रहे होंगे। तो अगर मैं सिर्फ मॉलिक्यूल्स के मोशन को समझ गया कि मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं, तो जब मैं हीट देता हूं, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, उनका रैंडम मोशन बढ़ जाता है। ज्यादा रैंडम मोशन होने से वो ज्यादा टकराते हैं, ज्यादा टकराएंगे तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ज्यादा फ्रिक्शन मतलब ज्यादा हीट मतलब पानी गर्म हो गया। तो इस तरीके से हीट देने से पानी गर्म हो जाता है, ठीक। अब अगर आपने हीट देना बंद नहीं की तो क्या होगा, बहुत ज्यादा रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, और वो रैंडम मोशन जब इतना बढ़ जाएगा, इनकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये अलग अलग होकर अपनी सरफेस को छोड़ना स्टार्ट करेंगे। इसी को हम बोल रहे हैं कि वाटर जो है वेपराइज होने लग गया। तो अगर आप पूरी हीटिंग प्रोसेस को अगर समझना चाहते हैं तो इसके लिए बस आपको मॉलिक्यूल्स कैसे मोशन करते हैं ये समझ गए तो आप सारी चीज समझ सकते हैं। तो अगर आप मॉलिक्यूल्स का मोशन समझ गए तो आप पूरी थर्मोडायनेमिक्स को समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब चीजों को आसान बना के एक्सप्लेन करना, छोटे छोटे पार्ट्स में एक्सप्लेन करना ही रिडक्शनिज्म कहलाता है, ठीक है। तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल हो गए। तो फिजिक्स का स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब है कि फिजिक्स कहां से कहां तक फैली हुई है, कहां से कहां तक फिजिक्स को अप्लाई करा जा सकता है। तो आप समझिए कि सुई की नोक से लेकर के बिल्कुल हवाई जहाज तक, रॉकेट तक, आप फिजिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसका फील्ड बहुत बड़ा है ना, ये काफी फैला हुआ बिजनेस है इनका, ठीक। समझिए, तो फिजिक्स के दो मेन डोमेन है, डोमेन मतलब फील्ड। एक तो है मैक्रोस्कोपिक फील्ड। मैक्रोस्कोपिक फील्ड का मतलब है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम देख, बड़े लेवल, जिनका साइज काफी बड़ा है, जिनका साइज नोटिसेबल है, आंखों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आसानी समझ में आ जाता है, वो होता है मैक्रोस्कोपिक फील्ड। और एक होता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन या कहें माइक्रोस्कोपिक फील्ड, जिसके अंदर हम ऐसी चीजों की स्टडी करते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, जिनका साइज बहुत छोटा है, जिनको समझने में हमें दिक्कत होती है, जिनका विश्वास मानने में हमें दिक्कत होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि एटम हम में से किसी ने कभी नहीं देखा, हम में से किसी ने एटम को कभी नहीं देखा, न्यूक्लियस को कभी नहीं देखा, लेकिन ये होते हैं, तो इनको समझना है, इनकी स्टडी करना है, ये आता है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, माइक्रोस्कोपिक फील्ड में, है ना। जबकि आप ये देखें, प्लैनेट्स टेलीस्कोप से देख सकते हैं, प्लैनेट की स्टडी करना है, हाँ, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझना है, न्यूटन के थर्ड लॉ को समझना है, ग्रेविटेशन को समझना है, हाँ, फ्रिक्शन को समझना है, ये सारी चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं, ये सारी। अब आपको जो है ये देखना है गाड़ी कैसे चल रही है, कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है, क्या सारी चीजें, तो ये सब किस में आएगी, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में आएगी। हाँ, आप लेबोरेटरी में कोई काम कर रहे हैं, भाई वो नोटिस हो रहा है ना, देख सकते हैं ना उसको आंखों से, बस। तो ये किस में आएगी, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे, मतलब बड़े स्केल पे काम कर रहा है, प्लैनेट्स वगैरह में, धरती पे, स्पेस में। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, ये सारी चीजें आएंगी मैक्रोस्कोपिक डोमेन में, मतलब मैक्रोस्कोपिक फील्ड ऑफ फिजिक्स में। क्लियर है नाउ। तो अभी आप देखिए, मैक्रोस्कोपिक फील्ड के हम कह सकते हैं भाई एक ब्रांच होती है, फिजिक्स के दो ब्रांचेस हैं, एक है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जैसे आपने सुना है क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य है डांस, इसी तरीके से क्लासिकल फिजिक्स, शास्त्रीय मतलब पुरानी, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स का मतलब पुरानी फिजिक्स, वो फिजिक्स जो 1900 के पहले डेवलप हुई उसको बोला गया क्लासिकल। जैसे कि ग्रेविटेशन के लॉ हैं, न्यूटन ने जो लॉ दिए वो 1900 के बहुत पहले हो गए ना, है ना, 17वीं सेंचुरी में। तो इसी तरह से वो फिजिक्स जो पुरानी है, जो हम आसपास देख सकते हैं, नोटिस करते हैं, जो हमें आसानी समझ में आ जाती हैं, उन सबको हमने क्लासिकल फिजिक्स में रखा। इसके बाद 1900 बाद के जो फिजिक्स डेवलप हुई उसको हमने मॉडर्न फिजिक्स में रखा, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स में कुछ ब्रांचेस, जैसे कि एक ब्रांच है काफी पुरानी, ये सबसे पुरानी ब्रांच है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो मोशन के से रिलेटेड स्टडी करते हैं। जैसे मान लो मोशन को आपको स्टडी करना है, इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है, तो वो मैकेनिक्स में आएगा। जैसे ये मैंने कार इसीलिए मैकेनिक्स को दिखाने के लिए यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। ऑप्टिक्स में क्या आएगा, ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट रिलेटेड स्टडी करना। जैसे हालांकि ऑप्टिक्स में जो वेव ऑप्टिक्स के कुछ पार्ट्स हैं, ये आपके मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं, लेकिन ऑप्टिक्स का जो मेजर पार्ट, जैसे मान के चलिए आपने पढ़ा था लास्ट ईयर, लेंसेज, मिरर्स, ठीक। तो
ये सारी चीजें ये क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है, या क्या है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन का ही पार्ट है। मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स इंटरेक्शन विद मैटर। लाइट किस तरीके से एक्ट करती है, किस तरीके से मैटर के साथ ये काम करती है। मैटर मतलब हमारी आंखों से टकरा गई तो कैसे इमेज फॉर्मेशन वगैरह हो, कैसे बिहेव करेगी, इसी को हमने बोला ऑप्टिक्स, इसी की स्टडी को हमने बोला ऑप्टिक्स। तो आप ये देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से अगर देखना है तो भाई इसमें कौन सी फिजिक्स लग रही है, कौन सी ब्रांच है, ये ऑप्टिक्स है। ठीक है, ये लाइट रे आ रही है, रेनबो फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, भाई दिखाई पड़ता है ना, तो ये ऑप्टिक्स में आएगा। और ऑप्टिक्स इसमें मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में, ये दिखाई पड़ रहा है, मैक्रोस्कोपिक में आएगा। ठीक है, टेलीस्कोप वगैरह का यूज करना, ये मैक्रोस्कोपिक डोमेन में ही आएगा। ठीक, माइक्रोस्कोपिक में मैंने आपको बता दिया क्या आएगा माइक्रोस्कोपिक डोमेन में, जैसे कि रेडियो एक्टिव डिके स्टडी करना है, ये न्यूक्लियस की स्टडी करना है ना। आप ये देखते हैं कई सारे गोस्ट पार्टिकल्स हो गए, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रॉनो, मतलब ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, जो हमने कभी देखे नहीं, बस इमेजिन कर रहे हैं, उनके एक्शंस को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आती हैं। ठीक, नेक्स्ट जो ब्रांच जिसको हम खुद से मान लेते हैं दैट इज मीजोस्कोपिक फिजिक्स। मीजोस्कोपिक फिजिक्स का मतलब है, या कह दें कि भाई मैक्रो और माइक्रो के बीच का जो साइज हो गया उसको दे दिया मीजोस्कोपिक फिजिक्स। मतलब यहाँ पे जैसे एक न्यूक्लियस मतलब एक सिंगल एटम, अब आप कई हजार एटम्स के साथ, कई हजार एटम बहुत ज्यादा तो नहीं होते, लेकिन आप कई हजार या 100 एटम्स के साथ अगर काम कर रहे हैं तो भाई इसको आपने क्या बोला कि ये मीजोस्कोपिक फिजिक्स में आएगा, ना बहुत छोटा ना ही बहुत बड़ा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन लॉज एंड थ्योरी। भाई देखो, आप समझते हैं कि फिजिक्स में आप दो नाम हमें सुनेंगे, एक थ्योरी हो गई और एक लॉ हो गई। जैसे आपने सुना है वेव थ्योरी, लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। जैसे आपने सुना है हाइजेंस प्रिंसिपल, या मैं कहूं हाइजेंसबर्ग थ्योरी, है ना, डी ब्रॉगली थ्योरी, हाइपोथेसिस जो होती है ना। तो आप ये समझिए कि दो चीजें होती हैं, एक होता है लॉ और दूसरा होता है थ्योरी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप हर जगह देखते हैं, तो मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा कि लॉ वो होता है जिनको आप कभी बदल नहीं सकते, वो फेनोमेना जो कभी बदला नहीं जा सकता, वो स्टेटमेंट जो कभी बदला नहीं जा सकता, यूनिवर्सल है। जैसे मान के चलो कि आप सभी समझते हैं कि ये सन है, ये क्या है, ये सन है। अब सन के अराउंड जो है ये प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, हमने सुना है प्लेनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये स्टेटमेंट कभी बदला नहीं जा सकता, ना ही कभी बदला है, ये परम सत्य है। तो जो परम सत्य है वही लॉ है, वही नियम है, समझिए। तो ये प्लेनेट जो है ये सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, ये क्या है, ये लॉ है। इसको कभी हम तोड़ नहीं सकते, इसको कभी हम बदल नहीं सकते, इसमें कभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। ठीक, लेकिन ये प्लेनेट सन के अराउंड कैसे चक्कर लगाते हैं, इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन देना, इसके पीछे की रीजन को बताना, चीजों को एक्सप्लेन करना, ये कहलाती है थ्योरी। क्या कहलाती है, थ्योरी। ठीक है, कोई काम हो गया जो बदला नहीं जा सकता, जो परम सत्य है, वो क्या है, वो लॉ है। कोई फेनोमेना जो चल रहा है वो क्या है, वो लॉ है, लेकिन उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन देना थ्योरी है। तो आप समझिए लॉज आर नेचुरल रूल्स। लॉज क्या है, नेचुरल रूल्स हैं दैट कैन नॉट बी वायलेटेड, जिनको कभी तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, थ्योरी इज एक्सप्लेनेशन टू दैट रूल। थ्योरी क्या है, उस नियम का एक्सप्लेनेशन है कि भाई वो चीज कैसे हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज समझिए कि लॉज को कभी टाइम के साथ बदला नहीं जा सकता। भाई ये चीज कभी बदल सकती है क्या, कभी बदल सकती है क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक, जबकि थ्योरी कैन बी मॉडिफाइड, थ्योरी को बदला जा सकता है समय के साथ, नए एविडेंसेस आए, थ्योरी बदल गई, है ना, लेकिन जो परम सत्य है वो रहेगा। ठीक, एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, जैसे प्लेनेट सन के अराउंड घूमते हैं, ये लॉ है, जबकि कैसे घूम रहे हैं ये थ्योरी है। तो थ्योरी हमें क्या पता है, ग्रेविटेशन, अब तो हम अच्छी समझ सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। ठीक है, लेकिन मान के चलो कि 10,000 1 लाख साल बाद हमें कोई और चीज मिले तो हो सकता है थ्योरी इसकी बदल जाए। लेकिन जो आप देख रहे हैं हजारों लाखों सालों पहले से ही ये हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में भी ये चीज को बताया गया है कि भाई प्लेनेट सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चलो मैं इसका डेली लाइफ एग्जाम्पल आपको देता हूं। मान के चलो एक बच्चा है, वो बच्चा इस साल 2023 में 10th क्लास में फेल हो गया था। ठीक है, वो तो निकल चुकी ना, बोला सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, वो तो निकल चुकी, जो हो गया तो हो ही गया। अब वो बच्चा 2023 में ये क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अब ये पास नहीं हो पाया, इसने सप्लीमेंट्री एग्जाम वगैरह कुछ नहीं दे पाया, ये 2023 में मतलब फेल हो गया। तो ये मान के चलो कि ये एक नियम बन गया, एक नियम मैं बोल सकता हूँ ये फिक्स है, अब इसको कभी बदला नहीं जा सकता कि भाई ये बंदा 2023 में फिजिक्स में फेल हुआ था, ये क्या है, ये लॉ बन गया। अब मान के चलो ये अभी बच्चों को बता रहा है, अपने दोस्तों को बता रहा है, बोला मैं कैसे फेल हो गया था, ये बता रहा है कि भाई अपने को क्या है, अपन को पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता ही नहीं है,
हाँ, तो ये क्या है, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अपन तो एक सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिफाइन माई फ्यूचर है कि नहीं, ये इसने इसको सभी लोगों को बता दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब घर पे गया। अब घर पे तो ये कह नहीं सकता सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। ठीक, तो अभी घर पे जाएगा, कहेगा कि भैया बाकी सारे पापा जो है बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, मुझे तो पता ही नहीं था ये मालिक। तो अभी क्या है, तो उसने इस तरीके रोके बता दिया कि बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे, इसलिए मैं भी फेल हो गया, पेपर हार्ड आया था। तो घर पे जाके उसका एक्सप्लेनेशन बदल गया। अब वो जैसे मान के चलिए कि अब 5 साल बाद उससे कोई पूछे कि 10th क्लास में फेल हो गया था, कैसे फेल हो गया, तो हो सकता है वो कह सकता कि भैया मैं तो जो है हॉस्पिटल में भर्ती था, एडमिट था 1 महीने के लिए, पेपर ही नहीं दे पाया। हाँ, तो सबको तो नहीं पता कि उसका रीजन क्या है, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या हो रहा है, लगातार टाइम के साथ साथ बदल रहा है। जब उसके खुद के बच्चे होंगे, उनसे कहेगा कि पढ़ लो बेटा, मेरी तो टांग टूट गई थी उस समय, हाथ टूट गया था, इसलिए नहीं पढ़ पाया, इसलिए फेल हो गया, तुम तो पढ़ लो, है कि नहीं। तो आप ये समझ रहे हैं यहाँ पे कि ये लॉ, लेकिन जो परम सत्य है कि वो 2023 में फेल हो गया था, वो नहीं बदला, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन टाइम के साथ साथ बदल रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरी जो होती है वो टाइम के साथ साथ, जो बहाने जो होते हैं, जो एक्सप्लेनेशन जो होते हैं, वो टाइम के साथ साथ बदल सकते हैं, लेकिन लॉ जो है वो कभी नहीं बदलेगा। तो ये सारी चीजें हम इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो यहां तक जो बच्चा आ गया है वो कमेंट करके बताएगा कि हाँ सर, मुझे लॉ और थ्योरी का बढ़िया सा जो है डिफरेंस समझ में आ चुका है। यहां तक समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताएं। आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि कम से कम ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल हो पाई है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट है भाई फंडामेंटल फोर्सेस। मैं यहाँ पे हेडिंग बनाना भूल गया, तो अभी मैं आपको आपके सामने यहाँ पर हेडिंग बना देता हूं, फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस। देखो क्या होता है कि हमारी दुनिया में, हमारे नेचर में फोर्सेस तो बहुत सारे लग रहे हैं, फोर्सेस तो बहुत सारे लग रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो आप ट्रेन में जा रहे हो, धक्का लग गया, वो भी फोर्स है। मैंने इस पे लिखा तो फोर्स लगाया होगा, मैं इससे टिक जाऊं तब भी फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, मतलब कोई भी काम हो रहा है फोर्स तो लग रहा है। मैं जमीन पे खड़ा हूं, जमीन पे फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, आप समझ रहे, मैं बोल रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, तो मेरे तो क्या हो रहा है कि वाइब्रेशन से जो मैंने क्रिएट करी, उससे एयर मॉलिक्यूल से फोर्स लग रहा होगा, है ना। पंखा चल रहा है, वो एयर मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है। मैं थप्पड़ मार दिया तो गाल पे फोर्स लगा दिया, है कि नहीं। मैं जो घिस रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स लगा। तो तमाम तरीके के फोर्स है ना। तो इस तरीके से तो हम गिन ही नहीं पाएंगे कि फोर्सेस कितने टाइप के हैं। तो हमने कहा कि भाई नेचर में फोर्सेस तो अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल, लेकिन वो जो सारे अनकाउंटेबल फोर्सेस है ना, वो 4 फोर्सेस के अंडर ही आते हैं। जो पहला फोर्स आप बता सकते हैं दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स है, या आप इसको दूसरा कहो तीसरा कहो एक ही बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा जो फोर्स है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मतलब फोर्सेस तो बहुत सारे हैं नेचर में, लेकिन सारे फोर्सेस, ये जो बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस हैं, इन्हीं के अंदर आते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसको सबसे पहले हम समझ ले। देखो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है, पहली चीज ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होता है, ओनली अट्रैक्शन। तो दो बॉडीज जिनके पास मास है, कोई भी दो बॉडीज जिनके पास मास है, उनके बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और उसी अट्रैक्शन फोर्स को, जो कि मासेस के कारण लग रहा है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सर हमने तो पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ लगाती है। नहीं, ये अधूरी बात है ना, या आपने ध्यान नहीं दिया होगा उस टाइम पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ नहीं लगाती है, मेरे और सामने जो दीवार है ना, इसके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये मुझे खींच रही है, मैं ऐसे खींच रहा हूं, लेकिन हम दोनों का प्यार इतना कमजोर है कि हम दोनों को महसूस ही नहीं हो रहा है। ना ये मुझे खींच पा रही है, ना मैं ऐसे खींच पा रहा हूं। क्यों? हमारे बीच में तीसरा कोई है, अर्थ। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है ना अर्थ पे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत ज्यादा है। तो अर्थ और हमारे बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत ज्यादा होता है, हमें फील भी होता है कि हम उड़ नहीं पाते हैं, है ना। तो आप समझिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है जिनके पास मास है, लेकिन ये इस दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है कि हम इसको महसूस नहीं कर पाते, हम इसको फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि भाई कोई चीज अगर है तो जरूरी है कि वो हमें दिखे
तभी हम मानेंगे? नहीं। जैसे मान के चलो आप अभी आपके मोबाइल को देख रहे हो, ठीक है, और ये आपकी आंखें हैं। अभी देखना आपके मोबाइल और आंखें के बीच में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हमें दिख नहीं रही हैं, जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स हो गए, डस्ट पार्टिकल हो गए, दिख नहीं रहे ना। तो इसका मतलब क्या है कि होते नहीं है? बिल्कुल होते हैं, बस जरूरी नहीं है कि हमें ये दिखें, क्योंकि हमारी आंखों की रेंज है कि पर्टिकुलर चीजें छोटा वो नहीं देख सकती, किसी पर्टिकुलर फोर्स से ज्यादा वो ज्यादा, किसी पर्टिकुलर फोर्स से वीक फोर्स होगा तो उसको सेंस नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इस दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। कैसा है? वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, इट इज यूनिवर्सल, मतलब इस दुनिया में हर जगह लगता है। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। और किस किस के बीच में लगता है? ये दो बॉडीज जिनके मासेस हैं उनके बीच में लगता है, और हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। तो देखिए जरा, ये अर्थ है, ये मून है, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे खींच रहे हैं तो ये चक्कर लगाए, इसका ये ज्यादा है ना तो चक्कर लगाएगी। जैसे आप देखो, जैसे प्लेनेट और सन के बीच में क्या है? प्लेनेट के पास भी मास है, सन के पास भी मास, भाई गैस मॉलिक्यूल का मास होता है, ठीक है। अब ये आपस में एक दूसरे को ऐसे खींचे हैं तो ऐसे अट्रैक्शन कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे। आपने नहीं ऐसे ये खेल खेला, अभी दोनों लोगों ने पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, अब जो खींच के जो चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो बस वैसा ही हो रहा है। अगर आप ज्यादा बलवान हो तो आप क्या करोगे? आप अपनी जगह पे खड़े हो, आप अपनी जगह पे खड़े हो और आसपास वाले व्यक्ति को इस तरीके से घुमा दोगे। तो ऐसे ही सन करता है, सन ज्यादा ताकतवर है, प्लेनेट को पकड़ के ऐसे घुमा देता है। तो प्लेनेट तो घूमते हैं, सन नहीं घूमता, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं नाउ। तो ये वीकेस्ट फोर्स हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सा होता है? तो फंडामेंटल फोर्स, दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो होता है जो चार्ज्ड बॉडीज के बीच में लगता है, चार्ज्ड बॉडीज के बीच में। तो देखो चार्ज दो टाइप के होते हैं, अभी के लिए आपको कम समझ में आ सकता है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है रुका हुआ चार्ज जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज, और एक होता है मूविंग चार्ज। तो स्टैटिक चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। और मूविंग चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है वो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन चलो मैं यहां पे लिख देता हूं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। तो आप समझिए आप यहां पे समझिए कि चार्जेस जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, चार्जेस के कारण जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स जो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे आपने देखा होगा कि आपने एक बलून लिया, बलून को बालों से रब करा और दीवार पे चिपका दिया तो चिपक जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम बलून को बालों से रब करते हैं तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाना चाहिए। ये जैसे मान के चलिए ये ऐसा है, जब हमने बलून को बालों से रब करा तो बलून में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए एक्स्ट्रा हमारे बालों से निकल के, तो बलून यहाँ पे कैसा चार्ज बन गया? ये नेगेटिव चार्ज बन गया। तो इसके जो नेगेटिव चार्ज हैं, इसने इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया, फिर हम क्या देखते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो पॉजिटिव ने इसको ऐसे खींचा, नेगेटिव ने जो है बलून, देखो दीवार के पॉजिटिव ने इसको ऐसे खींचा, और दीवार के, एक बार और देखो, पॉजिटिव ने बलून को ऐसे खींचा और बलून ने पॉजिटिव को ऐसे खींचा, तो ये चिपके रह गए, है ना। समझिए, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो है जो कि चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। ये अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्जन भी हो सकता है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, 10⁻36 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक। चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर या कहूं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जो कहां लगता है? न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उनके बीच में। वैसे आप समझते हैं कि दो पॉजिटिव चार्जेस हमेशा क्या करते हैं? ये रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर का जो फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये क्या होता है? ये सभी पार्टिकल्स को बांध के रखता है, हमेशा अट्रैक्ट करके रखता है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी न्यूक्लियस बन ही नहीं पाती, कभी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रह ही नहीं पाते। सर इसके पीछे क्या रीजन है? यहाँ पे प्रोटॉन और प्रोटॉन या पॉजिटिव रिपेल क्यों नहीं करते हैं? तो रीजन ये है कि जो आपने जो रूल पढ़ा है ना कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये सिर्फ 10⁻⁻15 मीटर से बड़ी डिस्टेंस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अगर डिस्टेंस छोटी है या 10⁻15 मीटर के ऑर्डर में है, तो ऐसे केस में
ऐसे केस में यहां पर जो फोर्सेस लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा? न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। मतलब बोल सकता हूं न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि आप ये मान के चलिए कि इस न्यूक्लियस को अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें सबसे महंगे महंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसके अलग होने पे इतनी एनर्जी मिलती है जिनसे ही हम ये लाइट वगैरह, हमारी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। समझ में आया? तो ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और यही कारण है कि जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है। मतलब स्टेबिलिटी के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट जो होता है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे मान के चलो ये हमारी ये न्यूक्लियस जो हमने अभी इसकी पिक्चर देखी, जब किसी एटम की न्यूक्लियस भारी हो जाती है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, तो क्या होता है कि भाई उसके अंदर उसके जो न्यूक्लियॉन्स है, मतलब जो उसके न्यूक्लियस जिससे मिलकर बनी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या होते हैं, ये टूट के अलग होने लगते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव डिके। अच्छा, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं जैसे मान के चलो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? वीक न्यूक्लियर जो फोर्स है वो ऐसा फोर्स है कि जब रेडियो एक्टिव डिके हो रही होती है, तो आप ऐसे मान के चलें कि इस न्यूक्लियस में कई बार ऐसी रिएक्शंस होती हैं, जैसे डिके को हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे आसान शब्दों में मैं आपको बता देता हूं। इस न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शंस हो रही होती हैं, जैसे प्रोटॉन का कन्वर्जन हो रहा है, न्यूट्रॉन का कन्वर्जन हो रहा है कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, ठीक है। तो क्या होता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण से इसमें से एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलता है। न्यूक्लियस के अंदर से एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसको हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल। क्या बोलते हैं? बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल और इस तरह से जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या कहूं न्यूक्लियस है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ड्यूरिंग डिके, इसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। डिके किसको हम बोलते हैं? जब न्यूक्लियस में से कुछ पार्टिकल्स टूट के अलग हो जाएं या कन्वर्जन होने के बाद अलग हो जाएं, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। तो रेडियो एक्टिव डिके के दौरान पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसी फोर्स को हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपके बात समझ में आई? तो अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कैसा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद है वीक न्यूक्लियर फोर्स और उसके बाद सबसे जो वीकेस्ट है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हो गए फोर्सेस, ये हो गए सारे फोर्सेस, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक। तो चलिए इसके बाद ये चैप्टर हो जाता है खत्म, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था? इंट्रोडक्शन, लेकिन वो भी हमने बहुत बढ़िया से समझ लिया, ठीक है। 40-45 मिनट की अप्रॉक्स वीडियो हो गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखूंगा, लेकिन ये वीडियो इतनी बड़ी हो पाई, इतना ही इसमें हो सकता था, ठीक। आपको इतना समझ में आया या नहीं जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कम से कम ये वीडियो आपकी हेल्प कर पाई। और हाँ, जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो भी आपको, उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। और जो शॉर्ट नोट्स हैं, इन नोट्स को भी आप टेलीग्राम चैनल जो हमारा है अभिषेक साहू सर फिजिक्स, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बिना जो है सोचे समझे इसको ज्वाइन करो भाई। जब 1 लाख बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? जरूर से ज्वाइन करो। आप पीछे रहना चाहते हो क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप इसको ज्वाइन करेंगे, कमेंट करके बताएंगे और अपने साथ के फ्रेंड्स को अगर इस वीडियो को शेयर कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।